वक्त 10 के रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से खास संवाददाता जुड़ते हैं और जानकारी देते हैं कि उनके शहरों और उनके राज्यों की क्या कुछ खास खबरें हैं। और इसी बीच हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजकुमार चौधरी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए सबसे पहले देखिए, इस वक्त आज सीएम योगी आदित्यनाथ का संत कबीर नगर का दौरा है। उनके दौरे से संबंधित जानकारियों को देते हुए प्रदेश की प्रमुख खबरों का अपडेट दें। बिल्कुल मनीषा, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर लें तो अभी सुबह उन्होंने 5KD आवास लखनऊ अपने सरकारी आवास पे जनता दरबार लगाया था। तमाम लोग जो प्रदेश से आए हुए थे उनकी समस्याओं को सुना, उनके उचित निस्तारण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को सीएम द्वारा निर्देशित किया गया। वहीं बात कर लें तो इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन सभागार पहुंचे हुए हैं और वहां पे माध्यमिक शिक्षा के तहत तमाम लाखों करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम होना है। उसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय लोक भवन पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो कार्यक्रम शुरू होने वाला। वहां पे 139 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी विद्यालय का नवनिर्मित भवनों और अतिरिक्त जो डॉर्मेट्री बनी है उसका लोकार्पण शिलान्यास होगा। वहीं 43 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय जो बने हुए हैं और 66 मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालयों का जो निर्माण होना है उसका उद्घाटन शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है। इसके अलावा तमाम ड्रेस से लेकर जूते स्वेटर तक के लिए जो माध्यमिक शिक्षा के बच्चों को निर्गत किए जाने हैं उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा हम बात कर लें तो लखनऊ की अगर प्रमुख शहरों की, तो लखनऊ में कल जिस तरह से कुछ हमलावरों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी उसको लेकर पुलिस काफ़ी सक्रिय है, छानबीन कर रही है ताकि दोषियों को पकड़ा जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संत कबीर नगर जाएंगे। वहां पे एक लगभग 1,500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे और कल गोरखपुर में कुछ कार्यक्रम अटेंड करने के बाद मुख्यमंत्री वापस आएंगे। इसके अलावा लखनऊ की बात कर लें तो लखनऊ का मौसम कभी यहाँ पे धूप है तो कभी बूंदाबांदी हो रही, तो एक तरह से कभी गर्मी से राहत मिल रही है तो कभी उमस भरी गर्मी का सामना यहाँ के नागरिकों को करना पड़ रहा है। वहीं जिलाधिकारी की बात कर लें तो यहाँ लखनऊ जिलाधिकारी द्वारा गरीब बच्चों का कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन को लेकर जो सीटें भरनी चाहिए वो प्राइवेट संस्थान नहीं भर रहे थे, उसको लेकर कुछ विद्यालयों को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा यहाँ के विद्यालयों में सही पढ़ाई हो, सारी सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, इसका निरीक्षण भी जिलाधिकारी द्वारा किया गया है। जी मनीषा। ठीक है राजकुमार, आपके पास आते हुए राजकुमार, तो देखिए देश की राजधानी में किस तरह की प्रमुख गतिविधियां और किस तरह की खास हलचल, देश की राजधानी से जुड़ी हुई क्या कुछ खास खबरें? देखिए मनीषा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के जो दौरे पर हैं और वो नादेर, वडोदरा और भुज में जाएंगे। वडोदरा वो पहुंच चुके हैं और उनके जाने से पहले अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं वो पहले पहुंचे हैं वहाँ पे। रेल की कई परियोजनाएं, 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो परियोजनाएं हैं उसकी सौगात गुजरात को मिलेंगी। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का पहला दौरा है। वडोदरा को पूरे दुल्हन की तरह सजाया गया है। जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट से लेकर तकरीबन 2 किलोमीटर का रोड शो करेंगे वो। और इस दौरान बहुत सारी जो महिला शक्ति है वो उनका स्वागत करेगी, सबके हाथों में तिरंगे झंडे होंगे। बिल्कुल राजकुमार, वो रोड शो होता हुआ अभी हमने देखा भी, वडोदरा को जिस तरह से दुल्हन की तरह सजाया, वो खास तस्वीरें भी हमने अपने सभी दर्शकों को दिखाई हैं। अभी काफी सुंदर तरीके से सजाया गया है और रोड शो भी चल रहा है इस वक्त। लेकिन देखिए, गुजरात के पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के अगर सियासी मायने समझे जाएं और अगर आतंकिस्तान को बड़े संदेश देने के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए तो ये जो दौरा है वो कितना ज्यादा खास माना जा रहा है? देखिए, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसे हालात चल रहे थे और उधर से ड्रोन छोड़े जा रहे थे तो भुज का ऐसा इलाका था जिसको टारगेट करने का प्रयास किया गया। और ये जो टारगेट था, ये टारगेट एक तरह से, क्योंकि गुजरात जो है, गुजरात से अपनी राजनीति शुरू की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, तो ये जो दौरा है इस दौरे को कई मायनों में ये भी माना जा सकता है कि इसके मायने जो है वो भी लगाए जा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो गुजरात है
गुजरात के लोगों को एक विश्वास देना है कि उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स वहाँ से शुरू की है, तो गुजरात कहीं ना कहीं उनके लिए प्राथमिकता जो है वो उसमें रहती है। और उसके अलावा तमाम जो सुरक्षा कारणों से किस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंशियल मीटिंग जो है वो इस दौरान 2 दिन के जो दिवसीय दौरा है 2 दिन का इसके अंदर होंगी। उसके अलावा अगर कर ली जाए बात तो पूरी दुनिया में इस समय हिंदुस्तान के जो सांसद हैं उनका परचम लहरा रहा है। अगर अमेरिका की बात करें तो शशि थरूर ने वहाँ जाके बिल्कुल आतंकवाद की जो है रीढ़ को तोड़ने का मतलब जिस तरीके से एक मुकर होकर हिंदुस्तान को अपना पक्ष रखना चाहिए वो पक्ष को रख रहे हैं और अमेरिका को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, अमेरिका की जनता को, अमेरिका के जो नागरिक हैं, जो जिन प्रतिनिधि मंडलों से वो मिल रहे हैं, उनको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को पलवित पोषित करता है। अगर आप भी उसको संरक्षण देंगे तो स्वाभाविक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है आपकी छवि निश्चित तौर पर खराब होगी, उससे प्रभावित होगी। जिस तरीके से ये पूरा जो वाकया है, जो ये दौरा है, ये जो दौरे हैं, ये 7 अलग अलग जो सांसद हैं 33 देशों में जा रहे हैं लगातार। ये जो पूरा एक मूवमेंट पूरी दुनिया का बन रहा है, इस पर पूरी सियासत की नज़र है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से किस तरीके की टिप्पणियां की जा रही हैं उसको मुझे लगता है शायद डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के सांसद भी जो शशि थरूर हैं कांग्रेस के सांसद रहे हैं, कांग्रेस की जो यूपीए की सरकार थी उसमें विदेश राज्य मंत्री रहे हैं। तो बहुत बेहतर तरीके से एक हिंदुस्तान जो है, एक नया हिंदुस्तान कहीं ना कहीं बन के उभर रहा है। और मनीषा अगर बात की जाए तो पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से नीति आयोग की जो बैठकें हुई हैं, उन नीति आयोग की बैठकों का बहिष्कार 1-2 मुख्यमंत्रियों ने किया है, तो निश्चित तौर पर उसको भी कहीं ना कहीं बिहार का जो चुनाव है उससे भी जोड़ के देखा जा रहा है। राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हैं, तमाम जो गतिविधियां हैं वो आगे चलती रही हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं बिहार जो है वो चुनाव को लेकर तैयार हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मानना है कि तिरंगा यात्रा को 23 तारीख तक करना था, 23 तारीख को उसका समापन करना था, लेकिन अब उसको और आगे बढ़ाकर 31 तारीख तक के लिए कर दिया है कि अपने अपने क्षेत्रों में जो जिलाध्यक्ष हैं वो जाएंगे और अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को बताने का प्रयास करेंगे कि हिंदुस्तान जो है पूरी दुनिया की सबसे मजबूत और चौथी जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक शक्ति जो है वो हिंदुस्तान बन चुका है। तमाम रोजगार के संसाधन जो है आने वाले दिनों में मुहैया कराए जाएंगे, किस तरीके से भरोसा दिया जाएगा। और यदि प्रधानमंत्री के इस दौरे की अगर बात कर लें मनीषा, तो इसके दौरान 20,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने की संभावनाएं जो है वो दी जाएंगी। 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो परियोजनाएं हैं, ये परियोजनाएं निश्चित तौर पर फलीभूत होंगी। नांदेड़ में एक बहुत बड़ा रेलवे का जो है एक मोटो जो वो है स्टेशन, उसके निर्माण का जो काम है वहाँ पे वो चल रहा है और उसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो तमाम तरह की जो गतिविधियाँ हैं, राजनीतिक गतिविधियाँ चल रही हैं। बिहार की तरफ अगर जाते हैं तो बिहार में एक राजनीतिक भूचाल जरूर आया है। पारिवारिक चीज़ें जो हैं, लालू प्रसाद यादव के परिवार में एक निश्चित तौर पर उसको लेकर तमाम तरह की जो टिप्पणियाँ राजनीतिक हलकों में चल रही है। उनके बड़े बेटे को उन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन इसके क्या परिणाम होंगे जो चुनाव हैं उसमें देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो बहुत स्पष्ट तौर पर बिहार में तेज रहेंगी। ठीक है। और इसी बीच देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा और साथ ही साथ श्रीनगर से अजहर हुसैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, आपके पास आते हुए, अजहर, फिलहाल घाटी की प्रमुख खबरों को लेकर क्या कुछ खास जानकारी है आपके पास? अभी किस तरह की स्थिति वहां पर देखी जा रही है? कश्मीर के खास खबरों की और बात करें, जो सबसे बड़ी खबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई, जितने भी कर्मचारी है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो जम्मू कश्मीर में अभी तैनात है, पर्टिकुलरली जो 10 लोकेशन जो जिनका तस्करा किया गया, 10 जिले ऐसे हैं जो काफी हसास है, जिनको अभी बीते कई दिनों से या बीते कई सालों से जहां पे आतंक का काफी दबाव रह चुका है और वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मुलाजिम है वो वहां पे काम कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली जो रेलवे मुलाजिम है उनको इंक्लूड करके एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि उनका जो अभी ग्रीन सिग्नल मिल रही है कि उनका जो एक्सक्रीशिया है और उनका जो अलाउंस है वो मिल रहा है। और ग्रैंड अलाउंस तकरीबन 80% जो उनकी सैलरी होगी उसको बढ़ोतरी 80% के हिसाब से उनको मिलेगा, जिसमें उनकी फैमिली ट्रांसफर और जो बाकी सुविधा है वो इसमें शामिल होंगे। और आपको बता दूं ये लोकेशन जो है साउथ कश्मीर के अनंतनाग, कोलगाम, शोपियान और इसी तरीके से सेंट्रल कश्मीर के बडगाम, श्रीनगर और नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा, बारामूला और बडगाम और इसी तरीके से जितने भी इजला है, तकरीबन 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजिम है
वो वहां पे काम कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि इससे पहले 2019 से पहले या 2019 के बाद में भी एक जो है एक नया रूप वहां पे देखने को मिला, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मुलाजिम हैं उनको टारगेट किया गया था, जिसमें काफी सारे जो कर्मचारी थे जो जो बैंक्स में काम कर रहे थे, बैंक हेड थे जो सेंटर के थ्रू वहां पे काम कर रहे थे, उनको टारगेट किया गया था। इस तरीके से एजुकेशन में जितने भी सेंटर की जानिब से जितने भी काम कर रहे थे, जिसमें कश्मीरी पंडित थे, उनको भी टारगेट किया गया था। काफी सारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी हत्या की गई थी। लेकिन इसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से एक बड़ा ऐलान, और इस ऐलान के बाद में आपको बता दूं कि लास्ट जो इस पे तारीख थी वो 31 जुलाई 2024 तक जो इसकी तारीख थी, लेकिन अभी जो है इसकी डेट बढ़ा दी गई है और इसको 31 जुलाई 2027 यानी 2027 तक ये तारीख जो है बढ़ा दी गई है। और 2027 तक जो है इनको जो अलाउंस है वो मिलेगा, जिसमें इनके फैमिली का जो लोकेशन है वो भी दी जाएगी। और इसके साथ साथ अगर हम मुख्य खबरों की ओर बात करें, दूसरी खबरों की ओर बात करें, हम इस बार जो है लद्दाख यूटी में चलते हैं। तो लद्दाख यूटी में काफी सारे फोरम्स है जो अभी सक्रिय है, जिसमें करगिल एपेक्स बॉडी है, लद्दाख हाई पावर कमिटीज है, जिनमें काफी सालों से जो डिमांड रख रहे हैं कि एक तो लद्दाख को एक स्टेटहुड दिया जाए, क्योंकि अभी लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके वहां पे उनको यूटी दी गई थी। लेकिन उसके बाद में जो वो काफी सारे जो डिमांड हैं, जिसमें एक तो स्टेटहुड है, दूसरा कि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है और बाकी सारी चीजें हैं। हालांकि बहुत सारी जो मीटिंगें हैं सेंटर से हुई है या गवर्नमेंट से हुई है, लेकिन अभी तक उसमें कोई जो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं उसमें कोई वो नहीं हुई है। लेकिन इसके बाद में जो कल एक अहम मीटिंग होने जा रही है, जो बताया जा रहा है कि सेंटर के साथ में विद होम मिनिस्ट्री के साथ में, होम अफेयर्स के साथ में करगिल की इन कमेटीज की एक मीटिंग, एक खास मीटिंग होने जा रही है। और इस बार तवक्का ये लगाया जा रहा है कि जो भी उनकी डिमांड है, जो भी उनकी जेन्युइन डिमांड है, वो इस बार फुलफिल हो जाएंगे। ये मुख्य समाचार थे दो। और तीसरी समाचार, अगर हम ट्रेन सर्विस की बात करें, हालांकि ट्रेन सर्विस अभी संगलदान से, अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें, संगलदान से बारामूला या बडगाम तक अभी सर्विस तो है लगातार जारी है। लेकिन लोगों की अक्सर बेशतर डिमांड है कि श्रीनगर से कब कटरा की तरफ जो है ये ट्रेन रवाना होगी। हालांकि ट्रेन ने काफी सारे जो है तारीख दी, जिसे हम तारीख पे तारीख दे रही है, लेकिन अभी तक वो तारीख जो है थमने का नाम नहीं ले रही। लेकिन इस बार लोगों को आशंका है कि इस साल के अंत तक जो है ये जो है डेट मुकर्रर होगी। और चूंकि काफी सारे इसमें बाधाएं थी इस रेल सर्विस में, क्योंकि काफी सारे इतने बड़े पहाड़ से उनको चीर के रेलवे पटरी जो है बिछा दी गई है। लेकिन इस बार भी लोगों की यही डिमांड है कि इस ट्रेन को जल्द से जल्द जो है सर्विस में लाया जाए, ताकि यहाँ का आम जनजीवन जो है कनेक्टेड रहे। क्योंकि यहाँ पे अक्सर बेशतर हम सर्दियों में देखते हैं कि NH-44 में जो है काफी बाधाएं रहती हैं, जिसकी वजह से यातायात में काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ जितने भी पर्यटक आते हैं या जितने भी यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनको भी आवाजाही में काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब जो अमरनाथ यात्रा की जो अरेंजमेंट है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट है और बाकी चीजें हैं, उससे वहां पे चल रहा है। और तुलमुला में जिस तरीके से खीर भवानी मंदिर का जो एक बड़ा मेला, 3 दिन तक जो मेला चलने जा रहा है, वो भी बड़े जोशो खरोश से उसकी भी इंतजाम चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी फोर्सेस और बाकी इंतजाम है उसको देखने की जरूरत है। जी मनीषा। ठीक है उपेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। उपेंद्र, तो चारधाम यात्रा को लेकर क्या कुछ अपडेट है और मौसम को लेकर भी फिलहाल क्या कुछ खास जानकारी प्रदेश से निकल कर आ रही है? देखिए, चारधाम यात्रा की अगर बात की जाए तो चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जो है वो चल रही है। हालांकि जिस तरीके से लगातार मौसम करवट बदल रहा है, ऐसे में यात्रा में थोड़ा सा गिरावट जो है वो जरूर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से यात्रा में भीड़ होनी चाहिए थी, उस तरीके की भीड़ जो है वो नहीं होती हुई दिख रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पहाड़ों में जिस तरीके से बारिश हो रही है, मौसम विभाग की ओर से लगातार अलर्ट जो है वो किया जा रहा है, ऑरेंज अलर्ट जो है वो किया गया है। ऐसे में लगातार जो है धामों की ओर जो है
बारिश जो है वो हो रही है। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो भी काफ़ी कम संख्या में जो है वो धामों की ओर पहुंच रहे हैं। हालांकि उसके बावजूद भी व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से दुरुस्त जो है वो की गई है। खासतौर पर केदारनाथ में जिस तरीके से सबसे ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं, ऐसे में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई कमी जो है वो दर्शनों में ना हो। इसको लेकर पूरी व्यवस्था जो है सरकार और प्रशासन की ओर से जो है वो की गई है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार बारिश हो रही है, थोड़ा सा गिरावट जो है यात्रा के दौरान जो है वो देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से अभी जो है हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावनाएं जो है वो जताई हुई है। साथ ही साथ जिस तरीके से अब मानसून प्री मानसून भी आने की शुरुआत जो है वो होने वाली है। बताया जा रहा है कि 20 जून के करीब जो है प्री मानसून जो है वो शुरू हो जाएगा, यानी कि मानसून की शुरुआत जो है 20 जून के बाद जो है वो हो जाएगा। ऐसे में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम जो चीज़ें हैं उनको दुरुस्त करने को लेकर प्रशासन की जो टीमें हैं वो जुटी हुई है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इन एक महीने में जो है काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं, क्योंकि उसके बाद अगर स्थितियों की अगर बात की जाए तो मानसून के समय जिस तरीके से उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति रहती है, ऐसे में वहां पर भूस्खलन की स्थिति और भारी बारिश के चलते जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो श्रद्धालुओं को करना पड़ सकता है। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है वो श्रद्धालु जो है जून के महीने और ये मई के जो अंतिम सप्ताह बचे हुए हैं इसमें जो है वो ज़्यादातर पहुँचने की संभावनाएँ जो है वो जताई जा रही है, क्योंकि अभी तक अगर बात की जाए तो लगभग 11 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने जो है वो दर्शन कर चुके हैं। और जिस तरीके से लगातार रजिस्ट्रेशन जो है वो लगातार हो रहे हैं और जून के महीने के जिस तरीके से हेली सेवा की बुकिंग जो है वो भी लगातार चल रही है। मई के महीने की पहले ही 35,000 लोगों ने जो है हेली सेवा की बुकिंग जो है वो कर ली थी। और लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो श्रद्धालु जो है चार धाम की ओर जो है वो पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कल जिस तरीके से हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुल चुके हैं, वो लगातार वहां पर भी अब श्रद्धालु जो है वो दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। कल जिस तरीके से काफ़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे थे, उन्होंने जिस तरीके से हेमकुंड साहिब में मत्था टेका, लक्ष्मण मंदिर में उन्होंने जिस तरीके से दर्शन किए, इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो तमाम व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की ओर से जो है वो की गई है और सरकार की ओर से पूरी व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त करने की कोशिश जो है वो की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। वहीं मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की ओर से अभी प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जो है वो किया गया है। खासतौर पर चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और बागेश्वर, नैनीताल, अनमोला, इन जगहों पर जो है हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की आशंका जो है मौसम विभाग की ओर से जो है वो जताई गई है। ऐसे में मौसम विभाग का ये मानना है कि सभी लोग जो है वो अलर्ट पर है। शाम के समय पर खासतौर पर जो है कई जगहों पर तेज बारिश के साथ साथ जो है भारी तेज हवाएं जो है वो हो सकती है, झक्कड़ भी आने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। और वही तेज हवाओं की स्पीड की अगर बात की जाए तो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है तेज हवाएं जो है वो चल सकती है। मानसून की शुरुआत भी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 20 जून के करीब जो है वो मानसून प्रदेश में सक्रिय हो जाएगा। तो ऐसे में सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में तापमान में भी भारी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। देहरादून में खासतौर पर बात की जाए तो देहरादून में भी कल जिस तरीके से देर रात जो है बारिश हुई, तो ऐसे में मानसून जिस तरीके से तापमान में काफी गिरावट जो है वो देखने को मिली। और साथ ही साथ जो पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में कई जगहों पर भूस्खलन की स्थिति भी देखने को मिला। जिस तरीके से कल सिरोबगढ़ में बारिश के चलते जो है 3 घंटे तक बाधित रहा बद्रीनाथ हाईवे। वहां पर 3 घंटे तक जिस तरीके से भूस्खलन की स्थिति बनी, वहां पर मार्ग खोलने की कोशिश जो है वो की गई। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कहीं पर कोई दिक्कतें अगर हो रही है तो पीडब्ल्यूडी विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग जो है पूरी तरीके से अलर्ट है। बीआरओ की जो टीमें हैं वो लगातार जो है मार्ग खोलने की कोशिश में जुटी हुई है अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रही है। और वहीं मौसम विभाग का ये मानना है कि वेदर कास्ट देखकर ही जो है चारधाम यात्रा पर निकले, क्योंकि लगातार जो है पहाड़ी इलाकों में जो है भारी बारिश हो रही है। और इस बार जिस तरीके से जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है कि अप्रैल और मई के महीने में 59% जो है ज्यादा बारिश जो है वो देखने को मिली है। और अभी मौसम विभाग का मानना है कि मानसून सीजन में इस बार जो है सबसे ज्यादा बारिश
बारिश जो है वो देखने को मिलेगी, यानी कि इस बार जो है ज़्यादातर बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में सभी को अलर्ट पर रहने के जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं बात स्वास्थ्य की अगर की जाए तो जिस तरीके से देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट के जो मरीज जिस तरीके से मिल रहे हैं, ऐसे में उत्तराखंड में भी 3 मरीज जो है वो मिले हैं। हालांकि उनका जो है वो इलाज चल रहा है। एक जो महिला बेंगलोर से आई थी उसका इलाज जो है ऋषिकेश के एम्स में चल रहा है। साथ ही एक पश्चिम बंगाल से जो महिला यहाँ पर पॉजिटिव पाई गई है वो अपने घर पर जो है क्वारंटाइन है। साथ ही एक और मरीज जो है वो कोरोना के मिला है, उसको भी जो है क्वारंटाइन जो है वो किया गया है। कल देहरादून के जिलाधिकारी की ओर से जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई और उन्होंने साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट रहें। कोविड बेड जो है उसको तैयार किया जाए, वैक्सीन तैयार किया जाए, कोरोना किट को पूरी तरीके से तैयार किए जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर, इन तमाम जो व्यवस्थाएं कोरोना को लेकर जो होती है उन तमाम व्यवस्थाओं को जो है वो दुरुस्त करने की दुरुस्त जो है वो किया जाए। इसको लेकर तमाम अस्पतालों को जो है अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए। सरकार की ओर से भी साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी जिले के जो प्रमुख अस्पताल हैं उनको पूरी तरीके से अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। किसी भी प्रकार के कोई सिम्टम अगर किसी व्यक्ति में मिलते हैं तो उसको फौरन जो है उसका इलाज किया जाए या उसको क्वारंटाइन की प्रक्रिया जो है वो की जाए। साथ ही साथ जिस तरीके से जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं, खासतौर पर जो बाहरी राज्यों से जिस तरीके से जो लोग आ रहे हैं उन पर खास नजरें बनाए रखने के जो है दिशा निर्देश प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से जो है वो दिए गए हैं। ठीक है राजकुमार, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, राजकुमार अगर देखिए राजधानी दिल्ली के मौसम की बात करें तो एक तरफ मौसम में लगातार हो रहे अनियमित बदलाव, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के मामलों में भी लगातार हो रहा इजाफा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं, किस तरह की एडवाइजरी जारी की जा रही है मौसम को लेकर और कोरोना को लेकर, अपडेट साझा करते हुए इस जानकारी को दें। देखिए मनीषा, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक और अपडेट दे दूं दर्शकों को कि 3 दिन के रूस के दौरे पर अजीत डोभाल जा रहे हैं। आज वो जाएंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और इस ऑपरेशन सिंदूर के बीच डोभाल का जाना रूस बहुत कई मायने जो है स्पष्ट करता है, क्योंकि रूस हमारा पुराना मित्र रहा है और ये जो हालात परिस्थितियां इस समय पूरी दुनिया के और देश की बनी हुई, जिस तरीके से चीन, जिस तरीके से तुर्की का जो है रहस्योद्घाटन हुआ कि वो किस तरीके से इस दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, तो स्वाभाविक तौर पर एक कूटनीति के तहत जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनको सरकार भेज रही है। 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम तरह के जो विचार विमर्श है वो कहीं ना कहीं रूस के साथ किए जाएंगे। अब मैं आपके मूल सवाल पर आता हूँ। निश्चित तौर पर क्योंकि कोरोना जो है अपनी दस्तक दे चुका है, एक तरह से ये माना है। और दिल्ली सरकार की यदि बात करें तो दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं एक निर्देश जारी कर दिया। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं आए हैं, क्योंकि नोएडा का ऐसा इलाका है कि आधी भारत सरकार के आधे से ज़्यादा कर्मचारी इसी शहर में रहते हैं, बिल्कुल लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी एक मामला परसों आया था निकल के, क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल में एक महिला थी, वो कहीं से ट्रैवलिंग करके आई, वो मैक्स हॉस्पिटल में गई तो कोरोना से उसे पीड़ित होने के, कोरोना से उसे प्रभावित होने के जो जानकारी जब जिला प्रशासन को मिली तो उसे 14 दिन के लिए उसके घर में क्वारंटाइन कर दिया। जिला प्रशासन का स्पष्ट तौर पर यहाँ के सीएमओ से बात की गई तो सीएमओ का स्पष्ट तौर पर कहना था कि हम लोग जिला जो यहाँ का संयुक्त हॉस्पिटल है उस अस्पताल को तैयार किया जा रहा है, ताकि वहाँ पे आने वाले समय में अगर कोई आपदा आती है तो लोगों का नियमित परीक्षण कराया जा सके। लेकिन उस एक मामले के बाद फिर कोई दूसरा मामला अभी तक प्रकाश में नोएडा जैसे शहर में नहीं आया, लेकिन एहतियात बरतने के निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। पिछले 3 बार में अगर बात करें तो 10 दिन में 3 बार में बहुत भयानक अंधड़, मतलब दरख्त, अगर 100 साल पुराने पेड़ों की बात करें तो वो उखड़ गए। 6 से ज़्यादा लोग जो है वो चौराहों पे एक्सपायर हो गए। जो खंभे हैं बिजली के वो उखड़ गए। ये अव्यवस्था है। इस अव्यवस्था को लेकर जो मौसम विभाग है उसने अभी भी अलर्ट जारी किया है। आज जो है भारी आज क्योंकि आज धूप निकली है तो भारी उमस रहने की संभावना है, लोग उससे प्रभावित रहेंगे। लोगों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें। लेकिन आज अगले 24 घंटे में किसी तरह की कोई आपदा की संभावना एनसीआर और दिल्ली में नहीं है। ठीक है, सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम खबरों की जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।